Hello everyone, I am Parivesh Jain and I welcome you all to my class. आज की क्लास में हम जानेंगे कि कैसे किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम फैक्टराइज कर सकते हैं यूजिंग द मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये काफ़ी बेसिक मेथड है। एक बार में आप सीख लो तो ये क्लास 12th तक और इवन आफ्टर क्लास 12 कई सारे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे इस मेथड का इस्तेमाल होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन भले ना आए पर इसके बिना आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो दिस मेथड इज क्वाइट बेसिक एंड वेरी यूजफुल। तो आई एम श्योर कि इस सेशन को अटेंड करने के बाद आपको इस मेथड में कभी परेशानी नहीं जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। So let's say we have been given a quadratic expression जिसे हमें करना है फैक्टराइज। ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले एक बेसिक सा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लेते हैं। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ और समझाता हूँ। लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब देखिए इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में तीन टर्म्स हैं। सबसे पहला है एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद 2x, फिर उसके बाद 1। तो यहाँ पे जो x वाला पहला टर्म है इसकी पावर क्या है 2। फिर दूसरा टर्म है उसमें वेरिएबल यानी x की पावर क्या है 1। फिर उसके बाद जो तीसरा टर्म है दैट इज 1, उसे हम कहेंगे कांस्टेंट क्योंकि उसकी वैल्यू बदलने वाली नहीं है। तो इस कांस्टेंट टर्म 1 में x की क्या पावर है, देखो x तो दिख नहीं रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स की पावर 0। एनीथिंग रेज्ड टू द पावर 0 हैज़ वैल्यू इक्वल्स टू 1। मतलब अगर मैं 5 की पावर 0 लिखता हूँ तो इसकी वैल्यू होती है 1। अगर मैं 100 की पावर 0 लिखता हूँ तो इसकी वैल्यू होती है 1। अगर मैं x की पावर 0 लिखता हूँ तब भी इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। गॉट इट। बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे हमें एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अभी क्वाड्रेटिक क्यों कह रहे हैं, क्वाड्रेटिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो तीन टर्म्स मौजूद हैं उनमें हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है यहाँ पे 2। तो अगर गिवन कलेक्शन ऑफ टर्म्स या एक्सप्रेशन में किसी भी टर्म की हाईएस्ट पावर यदि 2 हो तो हम उस एक्सप्रेशन को, उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब हमें इसे करना है फैक्टराइज यूजिंग द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर में अरेंज कर लें। मतलब ये हुआ कि लेट्स से आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले कांस्टेंट टर्म लिखा हुआ है और उसके बाद एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिखा है। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर में नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म होगा कि आप सबसे पहले लिखें हाईएस्ट पावर यानी एक्स स्क्वायर वाले टर्म को, फिर उसके बाद आपको लिखना है एक्स वाला टर्म। पर यहाँ तो एक्स वाला टर्म है ही नहीं, तो फिर कैसे करें। तो हम एक्स वाला टर्म नहीं है पर स्टैंडर्ड फॉर्म की डिमांड है एक्स वाले टर्म की, तो हम यहाँ लिखेंगे 0 इंटू एक्स। फिर उसके बाद आता है कांस्टेंट टर्म, तो हम यहाँ कांस्टेंट टर्म को लिख देते हैं 2। यहाँ पे ध्यान रखें कि ये एक्स स्क्वायर का जो साइन है वो माइनस साइन है, तो साइन का सही सही आपको ध्यान रखना होगा, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है। ओके, अगर मैं वेरिएबल्स के टर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं तो वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आप ध्यान से देखें कि एक्स स्क्वायर वाले टर्म के साथ में क्या वेरिएबल, क्या अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है ए, एक्स वाले टर्म के साथ में क्या लिखा है बी, और कांस्टेंट टर्म को मैंने कैसे लिखा है सी। तो ये जो ए, बी और सी जो हमने लिख रखा है इन्हें हम कहते हैं कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स तो जो वेरिएबल्स के साथ लगे हुए होते हैं उन्हें हम कहते हैं कोएफिशिएंट्स। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है भैया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए, एक्स का कोफिशिएंट क्या है बी। तो लेट्स से हमने जो ऊपर में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया था, कौन सा था, एक्स स्क्वायर्ड प्लस 2x प्लस 1।
तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है, तो हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी a की वैल्यू है 1। फिर उसके बाद x का कोफिशिएंट क्या है, x के साथ कौन सा नंबर लगा है ध्यान से देखो, तो वो है 2। सो b इक्वल्स 2। कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म यानी c से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है 1। क्लियर, बढ़ते हैं आगे। चलिए अब हमें करना है इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज बाय यूजिंग द मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे। तो देखो हमने a b और c की वैल्यू यहाँ पे आइडेंटिफाई कर ली है। तो a की वैल्यू यानी 1 और c की वैल्यू यानी अगेन 1, a और c की वैल्यू की मदद से हमें b को एक्सप्रेस करना है या b को स्प्लिट करना है। तो कैसे कर सकते हैं, तो b की वैल्यू है 2, हमें 2 को स्प्लिट करना है यूजिंग a एंड c, तो हम आसानी से लिख सकते हैं कि दिस एक्स स्क्वायर को वैसे ही रहने देंगे, this 2x can be written as 1x plus 1x। तो हमने 2 को स्प्लिट कर दिया यूजिंग द फैक्टर्स ऑफ a एंड c। तो हमने 2x को लिख दिया 1x प्लस 1x, और ये कांस्टेंट टर्म वैसी का वैसी रहेगा। तो यहाँ पे पहले दो टर्म से हमें कॉमन निकालना है और बाद के दो टर्म से भी हमें कॉमन निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1x में कॉमन क्या है, देख सकते हैं आप कि दोनों टर्म्स में कॉमन है x। तो x कॉमन निकालने के बाद क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर से x गया तो पीछे रह गया x, 1x से x गया तो पीछे रह गया 1। इसी तरह से लास्ट के दो टर्म्स में कॉमन निकालेंगे तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो जब कुछ भी नहीं आता है तो हम 1 निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया 1 कॉमन, तो अंदर में x प्लस 1 एज इट इज रह गया। अब आप देखें कि अब हमारे पास फिर से दो टर्म्स आ गए हैं, x इंटू एक्स प्लस 1 एंड 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो अगेन हमें दिख रहा है कि इन दोनों में फिर से कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है, द ब्रैकेट टर्म दैट इज x प्लस 1। तो हम फिर से इनमें से कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास x प्लस 1 कॉमन आ गया, और जब x प्लस 1 ब्रैकेट हमने कॉमन निकाल लिया तो पहले वाले टर्म से रह गया x और दूसरे वाले टर्म से रह गया 1। So that's how we have factorized x squared plus 2x plus 1, and its two factors are x plus 1 and x plus 1। काफी आसान था ना, चलो थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं। चलिए तो हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की ओर, और उसे फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। तो एक्स स्क्वायर्ड प्लस 3x प्लस 2, इसे फैक्टराइज करते हैं। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गई 1, एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा है 1, कुछ नहीं है तो 1, x के साथ क्या लगा हुआ है 3, तो b की वैल्यू क्या हो गई 3। कांस्टेंट टर्म यानी बिना x वाला टर्म क्या है 2, तो c की वैल्यू क्या हो गई 2। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि हमें इस 3 को स्प्लिट करना है बाय यूजिंग फैक्टर्स ऑफ a एंड c। a और c की मदद से हमें b को स्प्लिट करना है। कैसे कर सकते हैं, तो हम जो हैं 3 को लिख सकते हैं 1 प्लस 2। याद रखना हमेशा a और c के फैक्टर्स की मदद से ही b को स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो हम यहाँ 3 को 1 प्लस 2 लिख सकते हैं, बस हो गया। तो एक्स स्क्वायर्ड प्लस 3x प्लस 2 कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर्ड प्लस 3 की जगह हम लिखेंगे 1 प्लस 2 यानी 1x प्लस 2x, ओके, प्लस द कांस्टेंट टर्म एट लास्ट दैट इज 2। नाउ व्हाट विल डू, हम फिर से पहले दो टर्म्स और लास्ट के दो टर्म्स में कॉमन लेंगे। तो पहले दो टर्म्स में कॉमन आएगा x, अंदर रह जाएगा, एक्स स्क्वायर से x निकाला तो x रह गया, 1 इंटू एक्स से x बाहर निकाल लिया तो पीछे क्या रह गया 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1x कैन बी रिटन एज x इंटू एक्स प्लस 1। अब ध्यान देना कि यहाँ पे जो ब्रैकेट वाला टर्म आया है वही ब्रैकेट वाला टर्म फिर से अब हम कॉमन लेंगे लास्ट के दो टर्म्स में,
तो लास्ट के दो टर्म्स में जब आप कॉमन बाहर निकाल लो तो सेम ब्रैकेट दिखना चाहिए। ओके, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आते हैं लास्ट के दो टर्म्स की ओर। तो 2x प्लस 2 में क्या कॉमन है? 2। तो 2x से 2 गया कॉमन, तो अंदर क्या रह गया? x प्लस 2 तो हमने बाहर कॉमन निकाल लिया है, तो पीछे क्या रह गया? 1। तो एज वी कैन सी कि दोनों बार कॉमन निकालने पे सेम ब्रैकेट आ रहा है, मतलब वी आर डूइंग इट राइट। ओके, अब इन दो टर्म्स में भी कॉमन लेना है, तो यहाँ पे दोनों टर्म्स में कॉमन है x प्लस 1, तो क्या रह गया पीछे? तो पहले टर्म से x प्लस 1 निकालने पे x बच गया, और दूसरे वाले टर्म से x प्लस 1 निकालने पे 2 रह गया। एक अच्छा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं जिसमें थोड़ा डिफरेंट सा कंसेप्ट हो और जिसमें प्लस माइनस का भी यूज हो जाए। और तो उसके लिए हम चेक करते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 7, एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 13, और कांस्टेंट टर्म क्या है? -2। सो सी की वैल्यू क्या आ गई? -2। अब हम अगर a और c कर a इंटू सी करके देखते हैं, तो a इंटू सी करने पे हमें मिल रहा है -14, और हमें इस a इंटू सी के फैक्टर्स की मदद से हमें लाना है 13। कैसे लाएं? चैलेंज है? नहीं, इजी है। कैसे लाएंगे? तो हम क्या करेंगे कि -14 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, देखो। -14 के फैक्टर्स आप यहाँ पे +14 भी ले सकते हो, -14 भी ले सकते हो, +1 भी ले सकते हो, -1 भी ले सकते हो। जब एज सच फैक्टर्स कुछ ध्यान से नहीं मिल रहे हो, तो आप अपनी मर्जी अनुसार कभी भी +1 ला सकते हो, कभी भी -1 ला सकते हो। ठीक है, याद रखना, कई सिंपल क्वेश्चंस में ये +1 और -1 ही डिसाइडिंग नंबर हो जाता है स्प्लिट करने के लिए। चलिए, तो हम आ जाते हैं यहाँ पे। तो हमारे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम कैसे लिख सकते हैं? 7x² 13x लाना है। कैसे लाएंगे 13x? तो आप ध्यान से देखें कि ये +14 एंड -1, +14 एंड -1 की मदद से हम 13 लिख सकते हैं। तो बस लिख लो, देर किस बात की है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं +14x -1x -2। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पहले दो टर्म से अगर हम कॉमन लेते हैं, दैट इज 7x² + 14x से कॉमन लेते हैं, तो 7 कॉमन आ जाएगा और x कॉमन आ जाएगा। तो पहले टर्म से 7 इंटू एक्स कॉमन निकाला, तो हमारे पास रह गया x। दूसरे टर्म से 7 इंटू एक्स निकाला कॉमन, तो रह गया 2। डन। लास्ट के दो टर्म्स की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे -1x है और -2 है, तो कुछ ऐसा कॉमन निकालो ताकि सेम ब्रैकेट आपको मिले। तो यहाँ पे हम अब कॉमन निकाल लेंगे -1। जब कभी भी -1 कॉमन बाहर निकालते हैं तो सभी टर्म्स का साइन बदल जाता है, ये याद रखना। तो हमने यहाँ पे क्या कॉमन निकाला है? -1। तो यहाँ पे -1 कॉमन निकालने से -1x का साइन हो जाएगा +1x। +1x लिख लो या सिंपली x लिख लो। फिर -2 से भी -1 कॉमन निकालेंगे, तो -2 बन जाएगा +2। तो जब जब -1 कॉमन निकालोगे, अंदर में सभी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। अगर प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले और दूसरे टर्म्स में क्या कॉमन है? x + 2 कॉमन है। तो चलिए फिर से एक बार कॉमन निकालते हैं। तो x + 2 निकाल लिया, तो पहले टर्म में क्या बच गया पीछे? 7x, और दूसरे टर्म में क्या बच गया पीछे x + 2 बाहर निकालने के बाद? -1। तो इस तरह से हमने 7x² + 13x - 2 को भी फैक्टराइज कर लिया, उसके दोनों फैक्टर्स निकाल लिए यूजिंग द मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, सो द मेथड इज क्वाइट इजी, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। यू हैव गॉट ऑल द बेसिक्स, आपको सभी बेसिक इंफॉर्मेशन और ट्रिक्स मिल चुकी हैं। बस एक लास्ट बात को याद रखना, वो ये है कि आप जो भी दो नंबर्स का इस्तेमाल करो स्प्लिट करने के लिए, लेट्स से मैंने यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया था? मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया था 14 और -1। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे आपको a इंटू सी मिलना चाहिए। तो आप चेक करिए
कि आपने मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए जो नंबर्स लिए थे, मैंने क्या लिया था, 14 और -1 लिया था। तो 14 इंटू -1 करने पे कितना आ रहा है, -14। तो क्या -14 a इंटू सी के इक्वल है? द आंसर इज यस। मतलब हमने सही स्प्लिट किया है। चलिए पीछे वाले में भी चेक कर लेते हैं। हमने क्या किया था, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हमने 1 और 2 का इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पे 1 इंटू 2 अगर हम करते हैं तो हमें कितना मिल रहा है, 2। क्या 2 a इंटू सी के इक्वल है? द आंसर इज यस। मतलब हमने सही स्प्लिट किया है। फिर उसके बाद हम ऊपर वाले क्वेश्चन में भी एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने इस 2x मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए 1 और 1 का इस्तेमाल किया था। तो स्प्लिट करने वाले नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इंटू 1 दैट इज 1। क्या ये स्प्लिट करने वाले नंबर्स का प्रोडक्ट a इंटू सी के इक्वल है? द आंसर इज यस। मतलब हमने सही स्प्लिट किया है। ठीक है, तो ये चेक करना ज़रूर, चेक करना ना भूलेंगे आप, तो आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म परफेक्ट रहेगा, आपका सही आंसर आएगा। सो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। डू नॉट वरी, डू नॉट फियर, दिस इज़ अ वेरी बेसिक मेथड। बस आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए और फिर 12th क्लास तक फटाफट फटाफट इस मेथड को इस्तेमाल करिए जब भी ज़रूरत पड़े। किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने के लिए, जब भी ज़रूरत पड़े आप तुरंत कर सकते हैं विद इन अ मिनट। सो दैट्स इट। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। गुड बाय।